वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है द टर्किश इन्वेजन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है द टर्क्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां से ही शुरुआत होती है। देखिए, चैप्टर लास्ट होते होते वहां पर था कि टर्क्स के इन्वेजन के बारे में था। ठीक है, अब यहाँ पर टर्क्स से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो टर्क्स के बारे में हम देखेंगे। फिर महमूद ऑफ गाजनी, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि महमूद ऑफ गाजनी जो है वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है द दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश होती है, ये देखेंगे। द मैमुल्क डायनेस्टी क्या थी, कौन था, किसके द्वारा ये डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की गई, वो देखेंगे हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में देखेंगे। फिर आता है इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीजें कैसे कैसे डेवलप की, वो सारी चीजें कौन थे। रजिया सुल्तान, फिर आगे हम लास्ट में देखेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे द टर्क्स, जहां से हमने पिछला चैप्टर छोड़ा था वहीं से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि एबेसिड डायनेस्टी जो थी, एबेसिड कैलिफेट्स जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था 8th एंड 9th सेंचुरी में काफी ज्यादा जो कह सकते हैं आर्ट वगैरह थी, उनके लिए उनको संरक्षण वगैरह दिया था। ठीक है, उनको बढ़ावा दिया था। और उसके अलावा अपने लोगों से बोला था जहां जहां से जो चीजें जो है वो कलेक्ट हो सके, जितना नॉलेज जहां से मिल सके उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला था। यहां तक हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा जो ये एबेसिड डायनेस्टी थी, ये क्या हुआ एक टाइम के बाद, यानी कि 9th सेंचुरी के एंड में इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी, उसका पतन होने लगा। जब इसका पतन होने लगा तो वहां भी हमने डिस्कस किया था कि इस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता है एबेसिड एम्पायर का, वहां से क्या होता है सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते हैं, इसी दौरान तुर्क्स जो थे, या फिर कह सकते हैं टर्क्स जो थे, ठीक है, इनको हिंदी में हम लोग तुर्क बोलते हैं। तो जो टर्क्स थे वो क्या करते हैं कि वो लोग 2 स्टेट जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट होता है घोर, दूसरा होता है गाजनी। ठीक है, और ये टर्क्स कौन थे? वो टर्क्स इन्हीं जो एबेसिड कैलिफ्स थे। ठीक है, तो इन्हीं के लोगों को की सेना में ये लोग सर्विस किया करते थे, इन्हीं की आर्मी में ये सर्विस किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने गाजनी एंड घोर 2 इंपॉर्टेंट स्टेट जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गाजनी एंड घोर जो स्टेट इस्टेब्लिश हुए थे वो किसने किए थे? वो टर्क्स ने किए थे, या फिर टर्क्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए 2 स्टेट, वो आपको बताने हैं। चलिए, अब जब गाजनी की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहीं पे महमूद ऑफ गाजनी के बारे में हम लोग देखते हैं। महमूद ऑफ गाजनी जो था वो बहुत ही एम्बिशियस एंड पावरफुल रूलर था, जिसने कि इंडिया को 25 ईयर्स में 17 टाइम लूटा था। ठीक है, तो पावरफुल एंड एम्बिशियस था और 17 टाइम उसने इंडिया को लूटा था। किस लिए लूटा था? वो चाहता था कि उसके पास एक लार्ज आर्मी हो, और वो भी कैसी हो? इक्विप्ड हो। ठीक है, सुसज्जित आर्मी वो चाहता था। अब ऐसी आर्मी रखने के लिए क्या है, बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होगी। ठीक है, इक्विप्ड आर्मी, सुसज्जित आर्मी, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब ये कहां से आएंगे? तो उसने सुन रखा था कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स है वो बहुत ज्यादा रिच हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनमें पैसा है, बहुत धनी है। तो इसीलिए उसने क्या किया, अटैक किया नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल थे। जब यहाँ के टेम्पल पे उसने अटैक किया तो वहां से बहुत सारा उसको धन मिला, जिससे उसको लगा कि ये बात तो सही है कि यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं। ठीक है, यहाँ से लूटा वो और चला गया, अपनी जरूरतों को उसने पूरा किया। दोबारा से वो आया, फिर आया और यहाँ पर लूटा और चला गया। इस तरह से उसने 25 ईयर्स में 17 टाइम किया। ठीक है, अब इस दौरान जब क्या था, जो यहाँ के जो टेम्पल्स थे उन्होंने, उसकी रिचनेस ने ही इसको अट्रैक्ट किया, इस वजह से वो बार बार आता रहा, लूटता रहा।
यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ भी तो राजा थे, रूलर थे, वो क्या कर रहे थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। जैसे अपना एम्पायर बढ़ाना है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, इन्हीं सब चीजों के लिए वो लोग आपस में ही लड़ते रहे। और जो ये कंडीशन थी या ये जो बहुत बुरी सिचुएशन थी, इसको वो समझ नहीं पाए और वो बार बार आता रहा और फिर बार बार रिपीटेडली, ठीक है, बार बार आता, इन्वेडेड, बार बार आक्रमण करता और फिर उसके बाद एंड प्लंडर्ड, बार बार वो लूटता रहा। ठीक है, चलिए महमूद गाजनी के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं तो देखते हैं कि कब से कब तक ये आया। 1001 से 1025 तक महमूद गाजनी जो था वो इंडिया आता रहा और इस पे आक्रमण करता रहा। ठीक है, पहला वॉर जो था इसका वो था जयपाल। जयपाल जो कि कहाँ के शासक थे, वो थे शासक कहाँ के, पंजाब के। पंजाब के रूलर थे जयपाल, उनके अगेंस्ट उसने वॉर लड़ा जिसमें उसने जयपाल को हरा दिया। ठीक है, जो यहाँ के रूलर थे जयपाल, उनको उसने यहाँ पर हरा दिया। जयपाल जो कि पंजाब के रूलर थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी जो थी वो एक्सटेंड कर रखी थी। कहाँ तक, आज का जो अफगानिस्तान कहा जाता है वहां तक उन्होंने अपनी टेरिटरी जो थी वो एक्सटेंड कर रखी थी, यानी वो पावरफुल थे ना। लेकिन जब वो आया है तो और लोगों ने भी साथ नहीं दिया, तो इस वजह से जयपाल जो थे उनकी हार हो जाती है और फिर उसके बाद उनको ट्रिब्यूट जो है वो पे करना पड़ता है, मतलब अच्छा खासा टैक्स वगैरह मांगा जाता है, जिसकी वजह से वो जो उनकी हार थी उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर कह सकते हैं जो ह्यूमिलिएशन होता है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो अपने आप को बर्न कर लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट उसका वॉर था जयपाल के साथ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। चलिए अब हम बात करते हैं वॉर अगेंस्ट आनंदपाल। आनंदपाल कौन थे, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। आनंदपाल जो थे, तो अभी हम लोगों ने जयपाल के बारे में पढ़ा था, रूलर जो कि पंजाब के थे, उनके ये बेटे थे और साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, किसके, जयपाल के। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि गाजनी जब आया था उसने कितना आतंक मचाया और उसी की वजह से इनके फादर की भी डेथ हो गई। तो जो आनंदपाल थे उन्होंने अदर जो रूलर थे उनसे सपोर्ट मांगा, लोग उनके सपोर्ट में भी आए और बहुत सारी विमेन जो थी दूर दूर से अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह यहाँ भेजने लगी, जिससे कि इन्हें सपोर्ट मिल सके। भाई बड़ी आर्मी रखनी है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, जिससे आर्मी का खर्चा चाहिए, उन जो वेपन है उनका खर्चा चाहिए, आर्मी के खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा धन हो सके, इस वजह से जो विमेन थी उन्होंने बहुत सारे अपनी ज्वेलरी वगैरह जो थी, ऑर्नामेंट्स, वो भी यहाँ पर भेजे। तो सपोर्ट तो मिला, लेकिन फिर भी गाजनी आया और उसने क्या किया कि आकर उसने हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आनंदपाल को भी क्या होता है कि हार उसके हाथ में लगती है। जो रूलर्स थे कहाँ के थे, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के थे। ठीक है, जो सपोर्ट में आए थे। अब यहाँ पर गाजनी को हाथ लगती है, गाजनी के हाथों आनंदपाल को हार मिलती है और यहाँ से क्या है, पंजाब को उसने हराया। पंजाब से ही आगे का रास्ता मिल जाता है इंडिया के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, इसी के रास्ते फिर आगे हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे उनको फिर गाजनी आता है और बार बार लूटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचने का उसको रास्ता मिल गया, इनफिल्ट्रेट। ठीक है, यहाँ तक का रास्ता जो था उसके लिए खुल गया, क्योंकि पंजाब को उसने क्या किया था, हरा दिया था। मोस्ट ऑफ महमूद्स लेटर अटैक वर ऑन द टेम्पल सिटीज ऑन नदर्न इंडिया। ठीक है, और इसी वजह से उसको रास्ता मिल जाता है। तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे उसके अटैक का सेंटर बन गए कि वो बार बार आता था और वहां पर अटैक करता था। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ के जो टेम्पल्स थे वो क्या थे, वो सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं थे, वहां बहुत ज्यादा धन था। मतलब वहां पर कह सकते हैं कि पूरा ट्रेजर था, पूरा खजाना था, जिसको कि वो बार बार लूटने आता था। अब गाजनी उसको तो ये पता चल गया था पूरी तरह से कि यहाँ के जो टेम्पल हैं बहुत ज्यादा रिच हैं, उसके अलावा अंदर आने का रास्ता भी उसके लिए खुल गया था पंजाब की हार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार बार आता है और हमले करता है और चला जाता है। इसी दौरान जो गाजनी था उसका एक बड़ा अटैक रहा किसके ऊपर, सोमनाथ टेम्पल। और जो सोमनाथ टेम्पल पर उसका अटैक था वो क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल उसके लिए था, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल जो था वो बहुत ज्यादा रिच था, वहां से उसको बहुत बड़ा खजाना जो था वो उसके हाथ लगा। हालांकि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया, लड़ाइयां भी हुई, दोनों तरफ के सैनिक मिला के लगभग 50,000 सैनिकों की वहां पर मौत भी हुई उस लड़ाई के दौरान, लेकिन उसने फिर भी सोमनाथ को लूट लिया। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल, वहां का खजाना जो था वो उसने लूट लिया। ठीक है, वो नहीं चाहता था क्या,
इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करना है, इंडिया में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना वो नहीं चाहता था, बल्कि वो क्या चाहता था, सेंट्रल एशिया जो था उसको वो एक्सटेंड करना चाहता था, जहां उसका एम्पायर था उसी को वो एक्सटेंड करना चाहता था, जिसके लिए वो क्या कर रहा था कि अपनी ज्यादा से ज्यादा जो सेना थी उसको बढ़ाना है, सारी चीजें अपने पास हो, वो सारी चीजें। अच्छा, जब वो क्या किया, यहाँ से लूट कर गया, ठीक है, प्लंडर्ड द वास्ट ट्रेजरी ऑफ इंडिया, इंडिया से वो बहुत ज्यादा जब धन जो था वो लूट कर गया है, तो उसके बाद उसने जो उसकी सिटी थी उसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया, अपनी सिटी को खूबसूरत बनाया, वहां पर बहुत सारी लाइब्रेरीज जो थी वो एस्टेब्लिश कराई, म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम, लाइब्रेरी जो थी, मॉस्क्यू, तो ये सारी चीजें उसने बाकायदा डेकोरेट करवाई, बनवाई भी और उनको बाकायदा डेकोरेट कराई। जो उसकी कोर्ट थी, कोर्ट उसने बड़े अच्छे से सजवाया, जो कहते हैं ना जो बहुत प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, रूबी, डायमंड, वो सारी चीजें उसने अपनी कोर्ट में लगवाई, क्योंकि यहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जो ट्रेजर था, पूरा खजाना अपने यहाँ ले जा चुका था। अब उसका यूज कैसे करेगा, तो अपनी आर्मी भी उससे वो मजबूत कर रहा था, साथ ही साथ क्या कर रहा था कि पूरा सारी चीजें जो थी वो बाकायदा डेकोरेट भी करवा दिया था उसने प्रीशियस डायमंड्स वगैरह के साथ। अब बात करते हैं हम लोग महमूद की, जब कर रहे थे कि महमूद आता था यहाँ, अटैक करता था और यहाँ के मंदिरों से बहुत सारा जो खजाना था वो लूट कर ले जाता था। तो जिस रूप में उसको माना जाता था कि एक कह सकते हैं जो हम लोग यहाँ डकैत कहते हैं, या फिर मतलब वही कि उस रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही साथ वो यहाँ के मंदिरों में सिर्फ खजाने को नहीं लूट के जाता था, यहाँ के मंदिरोों को भी नुकसान पहुंचाता था, साथ ही साथ यहाँ के जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियों को भी तोड़ता था, ठीक है। तो इस रूप में उसको जाना जाता था, आइडलेटर एंड साथ ही साथ डकैत के रूप में जाना जाता था। लेकिन इसके साथ ही साथ उसका एक और फेस था जहां पर उसको जाना जाता था पैटर्न किस चीज का, आर्ट एंड लर्निंग का, ठीक है, कि वो उनका संरक्षक भी था, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों को इज्जत देता था, अपने यहाँ रखता था। इसी वजह से फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखी थी, आपको याद रखना है, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। फिरदौसी कौन थे, एक पोएट थे, ठीक है, इन्होंने शाहनामा लिखी थी। और अलबरूनी कौन थे, मैथमेटिशियन, जिनको इसने अपने यहाँ संरक्षण दिया था, अपने यहाँ रखा था। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, जो लर्निंग एंड आर्ट थी इनकी इज्जत करता था। आपने जब पिछला चैप्टर पढ़ा है वहां भी आपने ध्यान दिया होगा कि वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कैलिफ्स थे, ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है, ये सभी लोगों ने क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग जिस चीज की जहां से हो सके वो करना है, उसका कलेक्शन रखना है। तो उसी अकॉर्डिंग महमूद गाजनी जो था वो भी ये सारी चीजों को संरक्षण देता था। वीकनेस ऑफ नदर्न स्टेट्स, वीकनेस ऑफ नदर्न स्टेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन से स्टेट्स हैं ये नदर्न स्टेट, यानी कि इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जिधर वो आता था और आक्रमण करता था, ठीक है। तो इंडिया के नदर्न स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। उसकी वीकनेस इसको पता चल गई थी कि यहाँ पर जाना है, अटैक करना है और यहाँ से जो खजाना है वो लेके चले आना है, क्योंकि वहां के जो रूलर हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी वीकनेस यही थी कि सब एक साथ नहीं थे, ठीक है। तो उस वीकनेस के बारे में इसको पता था, इसलिए बार बार जाता था, अटैक करता था, और इसी वजह से 25 ईयर में करीब 70 टाइम इसने यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है। अब एक टाइम होता है कि कुछ टाइम के बाद, मतलब एक टाइम होता है कि हर किसी की डेथ जो है वो फिक्स है, किसी ना किसी टाइम होगी। उसी तरह महमूद गाजनी जो था उसकी डेथ हो गई। महमूद गाजनी की डेथ होने के साथ ही साथ जो उसका एम्पायर था वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे भारत को फायदा ये हुआ, इंडिया को फायदा यहाँ पर ये हुआ कि जो फॉरेन अटैक हो रहे थे वो लगभग 150 ईयर्स तक के लिए बंद हो गए। महमूद गाजनी की डेथ के बाद ही इंडिया पर होने वाले अटैक्स जो थे वो 150 ईयर्स तक के लिए बंद हो गए। 150 ईयर तक फॉरेन इन्वेजन से छुटकारा पाने के बाद लगभग 12th सेंचुरी के एंड में आता है मोहम्मद गोरी, ठीक है, उसका अटैक होता है। 12th सेंचुरी का एंड मतलब बच्चों, मतलब ये कि आपका 1100 से हम लोग ले लेते हैं, 1200 के बीच का जो टाइम है ये आपका 12th सेंचुरी है। एंड मतलब हम लोग 70-80s से ले लेंगे, ठीक है, वो होता है एंड। तो 25 तक हमने देखा कि जो गाजनी था उसी का अटैक चल रहा था। उसके बाद एंड में आ जाता है, लगभग 150 सालों के बाद आ जाता है, या 150 ईयर के बाद आ जाता है मोहम्मद गोरी, फिर उसके अटैक होते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी एंड ऑफ 12th सेंचुरी। और इस टाइम में हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे वहां पर 5 मेजर राजपूत जो थे उनका शासन चल रहा था।
कौन थे ये? फर्स्ट हम बात करेंगे कन्नौज के राठौर्स थे, अजमेर एंड दिल्ली के चौहान्स थे, ठीक है। फिर गुजरात के सोलंकीज थे, मालवा के परमार्स थे एंड साथ ही साथ बुंदेलखंड के चंदेलाज थे, ठीक है। तो इस समय में नॉर्थ के जो स्टेट्स थे वहां पर इनका शासन चल रहा था। मोहम्मद गोरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा जब टर्क्स के बारे में हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर बात की थी कि जो टर्क्स थे उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट स्टेट घोर और गाजनी उन्हें एस्टेब्लिश किया था। उनमें से हमने देखा गाजनी जो था किंगडम वो ढह गया महमूद गाजनी की डेथ के साथ ही। और आगे हम देखते हैं 12th सेंचुरी के एंड से नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान से न्यू किंगडम जो है इमर्ज होता है। कौन सा? घोर, ठीक है। द न्यू किंगडम ऑफ घोर इमर्ज इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान इन लेट 12th सेंचुरी, ठीक है। लेट 12th सेंचुरी का मतलब समझ गए आप लोग, अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां से नई किंगडम जो है वो इमर्ज होती है, जिसका जो रूलर था उसका नाम था मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी जो था वो घोर डायनेस्टी का या घोर किंगडम का रूलर था। अब इसका कह सकते हैं कि इसका फंडा क्या था? जैसे वहां पे गाजनी था वो आता था, यहाँ अटैक करता था और लूट के चला जाता था। इसका फंडा ये था कि पहले इंडिया को इसे कॉन्क्योर करना है और उसके बाद इंडिया की वेल्थ जो है उसको लेनी है, यानी इंडिया का धन लेना है और फिर अपना जो एम्पायर है उसे रिच करना है, ठीक है। इंडिया की वेल्थ से अपने एम्पायर को क्या करना है? इनरिच करना है। इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा था ना, तो उसने सबसे पहले मुल्तान, सिंध एंड पंजाब इन पे अपना कंट्रोल लिया, या फिर कह सकते हैं इन्हें अपने अंडर में कंट्रोल किया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स की। इंपॉर्टेंट बैटल्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है, जो कि कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। टेरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। तो इस बैटल में अगर हम लोग देखें ये बैटल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 CE। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। कहाँ के रूलर थे? ये रूलर थे दिल्ली एंड अजमेर के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। कब हुआ था टेरेन का फर्स्ट जो बैटल था वो था 1191 CE। किसके किस बीच में? गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कहाँ के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान? दिल्ली एंड अजमेर के, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में ये हुआ कि जो गोरी था उसको बहुत बुरी तरह से हार उसके हाथ लगती है, ठीक है। उसको पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने हरा दिया गोरी को, ठीक है। अब गोरी क्या इतने पे शांत हो गया? नहीं, इतने पे शांत नहीं हुआ, वो वापस चला गया। लेकिन 1 ईयर के बाद वो दोबारा से आया और उसने दोबारा से अटैक किया, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन कब हुआ था? 1192 CE, ठीक है। 1192 CE, ये चीजें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट बैटल 1191 CE एंड 2 जो था वो 1192 CE या सेंचुरी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट बैटल हुआ, वहां पर जो मोहम्मद गोरी था उसके हाथ में हार लगती है, वो चला जाता है। 1 ईयर बाद वो फिर आता है युद्ध के लिए। इस दौरान जो पृथ्वीराज चौहान थे वो क्या करते हैं, एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रहता है कि अब गोरी गया है, वो वापस से आएगा तो अपने साथ एक बड़ी सेना लाएगा जिसको हमें डिफीट करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अदर राजपूत थे, राजपूत चीफ्स जो थे, ठीक है, उनकी एक कन्फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। सब साथ में आते हैं, सब जो गोरी के खिलाफ लड़ने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश जो जयचंद था, जो एक पावरफुल रूलर था, उसने मना कर दिया। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान की हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फेडरेसी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जहां पर जयचंद जो होता है वो उनकी हेल्प करने को रिफ्यूज कर देता है। 1192 में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान एंड गोरी के बीच में युद्ध होता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं उनके हाथ में हार लगती है। अगर यही जयचंद ने सपोर्ट कर दिया होता तो हो सकता है वो जीत जाते और वहां से हिस्ट्री जो है वो कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ना मिलने की वजह से पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उनकी हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के रूलर थे?
दिल्ली के थे। तो जाहिर सी बात है जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है मोहम्मद गोरी के हाथों में, तो जो दिल्ली था उस पर कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट होते हैं और सेकेंड बैटल ऑफ टेरन जो कि एंड ऑफ राजपूत के रूप में, ठीक है, राजपूत रूल इन इंडिया, इसके रूप में मार्क किया जाता है। कैसे? क्योंकि यहीं से फिर कह सकते हैं पूरी तरह से घुसपैठ जो है वो शुरू हो जाती है। दिल्ली जब उनके कब्जे में आ जाती है, ठीक है, किसके? गोरी के कब्जे में आ जाती है और यहाँ से मुस्लिम रूलर जो थे वो फिर स्टार्ट होता है मुस्लिम रूलर का राज और वो चलता है 1158 तक, जिसको कोई आगे खत्म नहीं कर सकता है तब तक में। ठीक है, द किंगडम ऑफ दिल्ली पास इनटू द हैंड्स ऑफ गोरी। ठीक है, फिर आगे ये चीजें होती है कि मुस्लिम्स के हाथ में आ जाता है और फिर वो वहां पे 1858 तक उनके ही हाथ में यहाँ का शासन रहता है। सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसके 2 सालों के बाद जयचंद, जिन्होंने रिफ्यूज किया था पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करने के लिए, मोहम्मद गोरी उनसे भी लड़ाई करता है, उनसे भी युद्ध होता है और वहां पर जयचंद जो है वो हार जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, तो जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर मार दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो उसकी टेरिटरीज जो थी इंडिया में, ठीक है, वो बढ़ी हुई जो टेरिटरीज थी जिससे उसने जीता था, अपने कंट्रोल में लिया था। अब मोहम्मद गोरी जो है वो वापस लौटने लगता है इंडिया से, तो इस दौरान वो क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक उसको वो अपॉइंट करता है एज अ वायसराय, जिससे कि ये जो टेरिटरीज उसने यहाँ पर जीती हैं उसकी देखभाल की जा सके, उस पर कंट्रोल रखा जा सके, क्योंकि कंट्रोल में तो कर लिया था, अगर चला जाएगा तो कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए उसने अपना वायसराय जो था वो अपॉइंट किया लौटने से पहले। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने क्या किया? बुंदेलखंड में कलेंजर, ठीक है, उसके अलावा गुजरात में अहिलवारा, ये दोनों क्या थे? ये दोनों किले थे, फोर्ट थे, इन दोनों को उसने जीता और गोरी का जो एम्पायर था उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया। नॉर्थ की तरफ से अब देखें, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, गुजरात, तो उसको भी उसने जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ पर और उसके अलावा अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के अदर पार्ट्स को भी इसने जीता, जैसे कि मथुरा हो गया, ग्वालियर हो गया, मालवा हो गया, यानी कि एम्पायर को वो बढ़ाता चला गया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कौन था? ये गोरी का ही एक ग्रेट जनरल था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन को वो अपॉइंट करता है और चला जाता है, उसी तरह से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था वो भी गोरी का एक जनरल था, ग्रेट जनरल था। अब ऐसे में क्या था कि ये क्या करता है? ये अटैक करता है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की तरफ से अटैक होता है बिहार की तरफ। ठीक है, बिहार की तरफ जब वो अटैक करता है और यहाँ से क्या होता है? बिहार की तरफ अटैक करके सेना डायनेस्टी जो रहती है बंगाल की, उसको वो ओवरथ्रो करता है, यानी उसके शासन को वो उखाड़ फेंकता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट जो थे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। यहाँ पे रहने वाले जो बुद्धिस्ट थे मॉनेस्ट्रीज में, उन पे अटैक होता है। लाइब्रेरीज वगैरह जो होती है नुकसान उनको बहुत ज्यादा पहुंचाया जाता है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं सबको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मॉन्क जो होते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने साथ लेकर तिब्बत की तरफ भाग जाते हैं और वहां पर जाते हैं और वहां पर इसके बाद बौद्ध रिलीजन जो है वो उनकी वजह से फ्लरिश होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया में, ठीक है, कैपिटल इन दिल्ली, इन जो टर्किश किंगडम है तो उनकी कैपिटल जो दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है उसके लिए फाउंडर माना जाता है किसको? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन जो है मोहम्मद गोरी को इसका रिगार्ड देते हैं। अगर देखा जाए तो उससे पहले गाजनी था, तो गाजनी को क्यों नहीं इसका रिगार्ड देते? गाजनी को इसलिए नहीं रिगार्ड दिया जाता है क्योंकि गाजनी आता था, अटैक करता था, लूटता था और चला जाता था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो था उसने यहाँ की टेरिटरीज जो थी उस पर अपना कब्जा किया। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया, तो इसलिए हिस्टोरियन के द्वारा जो मोहम्मद गोरी था उसको रिगार्ड दिया जाता है टर्किश जो किंगडम है उसको इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए। मोहम्मद गोरी जिसकी डेथ हो जाती है 1206 CE में। ठीक है, 1206 CE में डेथ हो जाती है मोहम्मद गोरी की। अब जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है तो अब आगे कौन रूल करेगा? उसका जो उत्तराधिकारी होगा, बट उसके पास कोई उसका सक्सेसर यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से जो वायसराय थे उन्होंने अलग अलग डिफरेंट पार्ट में जहाँ पे जो भी वायसराय थे
तो उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब उनके ऊपर किसी और का रूल नहीं है, ठीक है। तो वो अपना इंडिपेंडेंटली वो राज कर सकते हैं जहां जहां पर उन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब इसी में आपको नाम याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि दिल्ली के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो है वो उसकी फाउंडेशन रखी जाती है, ठीक है। और सभी का क्या था कि उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको नाम मिलता था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक तरह से गुलाम था, ठीक है, किसका, मोहम्मद गोरी का। तो यहाँ पर मामलुक या स्लेव डायनेस्टी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हाथ में पूरी तरह से सत्ता आ जाती है और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी जो थी उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। दिल्ली सल्तनत जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग बात करें तो उसने 4 सालों तक रूल किया, ठीक है। कब से कब तक, 1206 सीई से 1210 सीई तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोर्ट हिस्टोरियन, जो दरबार के हिस्टोरियन थे, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन क्या था, जस्ट एंड जेनरस। जस्ट एंड जेनरस मतलब, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय, जेनरस का मतलब उदारवादी, ठीक है। तो न्यायप्रिय और उदारवादी रूलर था, जो कि अपनी जो प्रजा थी, सब्जेक्ट यानी प्रजा, अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया करता था, ठीक है। ही वॉज नोन एज लाख बख्श, उसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे? लाख बख्श का मतलब होता था लाखों के दाता, मतलब प्रजा जो है वो ज्यादा नंबर में है, ठीक है। जो सब्जेक्ट जिसको कहा गया, प्रजा जो है ज्यादा नंबर में है, तो वो सबके दाता के रूप में था, सबकी हेल्प करता था, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये माना जाता था कि बाकी जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे हिंदुओं के साथ, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए माना जाता था कि वो उसका व्यवहार जो था, बिहेवियर जो था, वो हिंदुओं के साथ अच्छा था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था, मूर्तियों को तोड़ा गया था, और वहां से जो धन मिल सका, ठीक है, उसको उन लोगों ने लिया। साथ ही साथ जो भी जरूरत की चीजें मिली उन सभी को लेकर अपनी मस्जिदें जो थी वो बनवाई गई उस धन से, और वहां से जो जरूरी चीजें थी, कुछ मटेरियल जो जरूरी थे, वो सारा कुछ लेके अपनी मस्जिदें बनवाई गई। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 मस्जिद जो थे यानी कि मस्जिदें बनवाई गई, पहली दिल्ली, सेकंड जो थी वो अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार जो कि काफी फेमस है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट जाके भी देखे होंगे, बाकी पिक्चर से तो हर कोई इसको पहचानता है ना। तो कुतुब मीनार जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है इल्तुतमिश, उसके द्वारा इसको कंप्लीट कराया गया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो 5th इसका मंजिल है या फ्लोर है, उसको बाद में ऐड किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत करवाई, इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करा दिया था, लेकिन इस पे एक फ्लोर जो है वो बाद में और ऐड किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार के बारे में हो गया कि इसको कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था, एक फ्लोर जोड़ने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। कहा जाता है कि जो ये कुतुब मीनार थी, इसका यूज किस लिए होता था, ठीक है। तो इसका यूज जो होता था, ऐसा माना जाता है कि जब लोग नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस समय लोगों को बुलाने के लिए एज अ टावर, जैसे टावर यूज होता है ना कि ऊंचाई से लोग जो है सबको इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसका यूज इसीलिए होता था कि लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि रूल कर रहा था, घोड़े से गिरने से उसकी डेथ हो जाती है 1210 में। वहां से उसके लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए होता है कि अब भाई उसकी गद्दी खाली है, उस पर कौन बैठेगा? तो उसका उत्तराधिकारी होते हुए भी उसका सन इन लॉ जो था इल्तुतमिश, वो वहां पर उस गद्दी पे वो बैठ जाता है, जो कि काफी कैपेबल रूलर था। इसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था 1210 से 1236, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, जो कि इसके बाद इसकी गद्दी पर बैठता है, इसकी जगह पर बैठता है, और इसका शासनकाल ये था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा क्या था?
जो कि एक काफी कैपेबल रूलर था। इसने बड़ी चालाकी से सबसे पहले अपनी पोजीशन जो थी उसे स्ट्रांग की। पोजीशन किस तरीके से स्ट्रांग की? सबसे पहले इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने से क्या होगा? सेना भी रख सकेंगे, वेपन भी रख सकेंगे और अदर लोग जो है उन पे भी अपना दबदबा रख सकेंगे। तो इसने सबसे पहले अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाया। पोजीशन अपनी स्ट्रांग करने के बाद उसने क्या किया, जो टर्क नोबेल थे जो कि चाह रहे थे कि गद्दी उनको मिले, जो कि क्लेम कर रहे थे कि अब उन गद्दी पे उनको बैठना है, सन इन लॉ कहाँ से आगे बैठेगा, ठीक है, तो उनको पूरी तरह से इसने सप्रेस कर दिया। उसके अलावा गवर्नर खिलजी जो था, जिसके बारे में आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। गवर्नर खिलजी कौन था? जो कि बंगाल में जिसने सेना डायनेस्टी जो थी उसे उखाड़ फेंका था, है ना। तो गवर्नर खिलजी जो था उसने भी रेबल किया, उसने भी विद्रोह किया, उसके विद्रोह को भी इसने दबा दिया। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल जो मुल्तान वगैरह हम लोगों ने बात की थी कि उसको भी जीता गया था, तो मुल्तान, ठीक है, उधर से जो कह सकते हैं इसके राइवल्स थे उनको भी उसने, उनकी भी पावर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जैसे गाजनी हो गए या फिर मुल्तान की तरफ से जो लोग थे, तो उन लोगों के विरोध को भी इसने पूरी तरह से दबा दिया। अब इसके अलावा इसने क्या किया, कहा जाता है कि इंडिया को भी इसने सेव किया। किस तरीके से? इसी टाइम में हम देखते हैं कि कौन आता है इस टाइम में? चंगेज खान। चंगेज खान कौन था? एक मंगोल कह सकते हैं कौन लोग थे? एक ट्राइब्स थे जो कि सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में रहते थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया ईस्ट एशिया में रहने वाले जो ट्राइब्स थे उनको मंगोल कहा जाता था। ठीक है, मंगोल ट्राइब्स थे जो कि सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में रहते थे। क्लियर यहाँ पे? तो उनकी जो चंगेज खान था वो क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था किसका? पर्शिया के शाह थे। पर्शिया के शाह जो कि अभी ईरान में है पर्शिया। ठीक है, तो वहां के शाह जो थे उनका वो पीछा कर रहा था। अब जो शाह थे उसने क्या किया, वो इल्तुतमिश के पास आता है और यहाँ पे शेल्टर मांगता है। अब अगर इल्तुतमिश इनको शेल्टर दे देता, किसको? शाह को। शाह को अगर शेल्टर दे देता तो जाहिर सी बात है मंगोल जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे वो अटैक कर देते। इसलिए इसने बड़े ही प्यार से मना कर दिया शाह को, और शाह को मना कर दिया, और इसकी वजह से उसने इंडिया को एक इन्वेजन से, एक आक्रमण से बचाया। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने आप को हर तरह से स्ट्रांग बना लिया, बाउंड्रीज को स्ट्रांग कर लिया, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, जो एनिमीज थे उनकी पावर को सप्रेस कर दिया। ठीक है, राइवल्स थे, रेबेलियन थे, तो उनकी पावर को उसने सप्रेस कर लिया। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी जो बचे खुचे राजपूत रूलर्स थे, है ना, क्योंकि पहले जो थे उनको तो डिफीट करके अपने हाथ में दिल्ली, अजमेर, ये सब तो अपने हाथ में पहले ही आ गया था। अब जो बचे थे उनको, तो उसके लिए क्या था? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गए, फिर यहाँ पर आपका ग्वालियर, रणथंभौर, मालवा, तो यहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे इनको भी उसने डिफीट किया। ठीक है, मालवा, रणथंभौर, मालवा दो बार हो गया, ग्वालियर एंड उज्जैन, इनके जो रूलर्स थे इनको उसने हरा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब अब उसकी कंडीशन जो थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी सबको डिफीट करते हुए, कि जो इंडिया का नॉर्थ का पार्ट था, ये आप देख रहे होगे ना, ये डार्क कलर की लाइन जो है दिख रही, तो ये पूरा जो नॉर्थ का पार्ट था, कहाँ तक? नर्मदा रिवर, ये आपकी नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर तक का जो भी पार्ट था वो पूरा अब इसके कब्जे में आ गया। ठीक है, इसीलिए बगदाद के कैलिफ्स जो थे उन्होंने बोला इल्तुतमिश को, क्या? रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, रूलर ऑफ इंडिया किसने बोला? बगदाद के कैलिफ्स जो थे उन्होंने इल्तुतमिश के लिए बोला, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो था, मतलब नॉर्थ का जो पार्ट था वो पूरा इसके कब्जे में अब आ गया था। चलिए अब देखते हैं एक तरह से इल्तुतमिश की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए देखें, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो फाइनेंस एंड रेवेन्यू था उसको इसने दोबारा से सही किया, या कह सकते हैं दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग कराया, कि मतलब जिस तरीके से चीजें चल रही थी इसने अपने अकॉर्डिंग उसमें काफी सुधार किए। ठीक है, इक्ताज एंड इक्तादार। इक्ताज एंड इक्तादार का मतलब ये है, ये अगर हम लोग देखें ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझिएगा। इक्ताज एंड इक्तादार क्या था? इक्ताज की बात करें, जो एम्पायर था वो बहुत सारी प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ये मान लीजिए प्रोविंसेस है, ठीक है, एम्पायर है, वो बहुत सारी प्रोविंसेस में बटा हुआ था। इन्हीं प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? इक्ता। ठीक है, इक्ताज इन्हीं प्रोविंसेस को कहा जाता था। अब बात करते हैं हम लोग इक्तादार क्या था। इक्तादार इन प्रोविंसेस को जो लोग हैंडल करते थे, जो इनको एडमिनिस्ट्रेट करते थे, उनको इक्तादार कहा जाता था। उनका काम क्या था कि जो लैंड वगैरह है उनसे
क्या करना है, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जिससे कि जो उनकी आर्मी है या और भी जो ज़रूरतें उनकी है उसकी देखभाल या उसका रख रखाव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोविंसेस में बटा हुआ था ये क्या था, इक्ता था। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के हाथ में था उनको इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, जिनका काम था लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, चलिए, मिंटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, तो इल्तुतमिश ने ही गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे वो बनवाए थे। ठीक है, उसके अलावा कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हम लोगों ने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, कुतुब मीनार का काम अधूरा रह गया था, जिसको कि कंप्लीट कराया था किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, बिल्ट हिज टॉम इन रेड स्टोन। ठीक है, रेड स्टोन में उसने अपनी टॉम जो थी वो बनवाई थी, यानी कि अपनी कब्र जो थी वो बनवाई थी। वॉज द पैटर्न ऑफ द आर्ट्स, गेव एक्सिल्ड स्कॉलर अ प्लेस इन हिज कोर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो गाजनी था, ठीक है, तो उसने क्या था, वो पैटर्न था किसका, आर्ट एंड लर्निंग का। ठीक है, तो उसी तरह से इल्तुतमिश भी जो था वो भी बहुत सारे लोगों को संरक्षण दिया करता था, यानी कि आर्ट एंड लर्निंग को वो संरक्षण दिया करता था। इसके अलावा जो स्कॉलर्स होते थे जो अपनी कंट्री से, अपने स्टेट से निकाल दिए जाते थे, उनको वो अपनी कोर्ट में जगह देता था। ठीक है, यहां तक क्लियर कि एक्सिल्ड स्कॉलर का मतलब जिनको निकाल दिया जाता था उनको वो अपनी कोर्ट में जगह देता था। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड द ट्रू फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है ट्रू फाउंडर किसका, दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसने बहुत सारे काम जो थे वो कराए, काफी जो सुधार थे वो कराए। जो मोहम्मद गोरी ने जो भी टेरिटरीज जो जीती थी, ठीक है, वो क्या थी, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली वो नहीं फिट की गई थी। ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि वो टेरिटरीज जो थी वो लूज निट थी। ठीक है, उसको इसने स्ट्रांग किया कि कौन सा बॉर्डर जो है किस तरह से स्ट्रांग करना है, वो सारी चीजें इसने की, इसलिए इसको माना जाता है एक्चुअल फाउंडर। इल्तुतमिश की डेथ हो गई। ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ के बाद क्या हुआ कि कोई ना कोई तो वहां रूलर बनेगा, तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो था वो डिक्लेयर कर रखा था अपनी बेटी रजिया को। अब क्या था कि रजिया को डिक्लेयर तो कर दिया था, हालांकि उनके पास बेटे भी थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को किया क्योंकि वो ज्यादा कह सकते हैं काबिल थी, इस वजह से उसको डिक्लेयर किया था। बट वहां के जो लोग थे ना, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि कोई वुमेन जो है वो आके उन पे रूल करे, क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं कि ये फर्स्ट रूलर थी वुमेन के रूप में। ठीक है, तो वैसे भी वुमेन को उस समय क्या था, वुमेन जो थी होती थी वो लोगों के सामने नहीं जाती थी, कोर्ट में जाके बैठ नहीं सकती थी। अब क्या है, अब जब ये रूल करेंगे ये कोर्ट में भी बैठेंगी। ठीक है, घुड़सवारी वगैरह भी करती थी, उस तरीके के ड्रेसेस पहनती थी, ये सारी चीजें लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, इस वजह से लोगों ने विरोध किया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो रजिया के भाई थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उनको उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। अब राजा कौन बन गया, इनका भाई रुकनुद्दीन, इनको बना दिया गया राजा। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि बट ये कैसे थे, ये कह सकते हैं वर्थलेस थे एक तरीके से, मतलब राज जो रूल जहां पर करना था उस पर इनका ध्यान नहीं था, इनका ध्यान सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में था, जिसकी वजह से रजिया जो थी वो इनको हटा देती हैं और फिर अपना बैठ जाती हैं उस गद्दी पे 36 to 39। ये जो टाइम पीरियड था बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं था, बट इस टाइम में रजिया जो थी वो गद्दी पर बैठ जाती हैं और रूल करने लगती हैं। रजिया में वो सारी क्वालिटीज थी जो कि एक अच्छे एम्परर में होनी चाहिए। ठीक है, सारी क्वालिटीज थी, वो ब्रेव भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, एंड जस्टिफाई भी लोगों को बहुत सही करती थी, सब कुछ था। बट उसकी एक कमी थी, कमी ये थी कि वो वुमेन थी, जो कि उस समय के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। ये कोई कमी नहीं है, बट उस समय के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। इस वजह से लोगों ने उसके खिलाफ, जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे उन्होंने उसके खिलाफ रेबल कर दिया, उसने सप्रेस करने की पूरी कोशिश की, बट वहां पर रजिया को जेल में डाल दिया गया। अब रजिया जेल में पड़ गई, लेकिन जो कह सकते हैं जो लोग रेबल कर रहे थे उनका एक लीडर था अल्टूनिया। ठीक है, तो रजिया को लगा, थोड़ा कह सकते हैं वहां उन्होंने चालाकी दिखाई, उनको लगा कि जब मैं इससे शादी कर लूंगी तो लीडर तो यही है, हो सकता है जो लोग रेबल कर रहे हैं इसके अंडर में तो वो अपना रेबल जो है वो बंद कर देंगे। इसलिए उसने जब अल्टूनिया से शादी कर ली तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शादी जरूर कर ली इस चालाकी में कि शायद जो गद्दी है वो वापस से उसे मिल जाए, बट यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इन दोनों को मतलब रजिया को और उनके हस्बैंड को दोनों को ही मार दिया। ठीक है, she tried to recover the throne of Delhi and was killed in 1240 CE में रजिया को यहाँ पर मार दिया गया।
रजिया सुल्तान की डेथ हो गई। अब उसकी डेथ के बाद कौन संभालेगा गद्दी, ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद गद्दी कौन संभालेगा, ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अब इस वजह से लोगों में जो पॉलिटिक्स उथल पुथल जो थी, राजनीतिक उथल पुथल वो चलती रही, वो लगभग 6 सालों तक ऐसी ही चलती रही। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद कौन थे, ये इल्तुतमिश के छोटे बेटे, इनको राजा बना दिया गया, ठीक है, इनको राजा तो बना दिया गया नसीरुद्दीन महमूद को, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, वीक थे और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं थे, बट ये थे अच्छे पर्सन, ठीक है, क्वालिटीज इनके अंदर थी, तो इनको यहाँ पर राजा बना दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो नोबेल्स थे ना, उनका लीडर था कौन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, तो उन्होंने जो नसीरुद्दीन थे यानी जो अब रूलर बन गए थे, नाम था रूलर की वो है, बट उनकी तरफ से शासन को कौन चला रहा था, गयासुद्दीन बलबन चला रहा था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, तो ड्यू टू हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने रूल किया वहां पर लगभग 20 सालों तक। गयासुद्दीन बलबन ने लगभग 20 सालों तक, एक लंबा टाइम पीरियड है, और लगभग 20 सालों तक उन्होंने नसीरुद्दीन की तरफ से शासन को संभाला। अब बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो कि सपोर्ट कर रहे थे नसीरुद्दीन को जब वो शासन कर रहे थे। तो नसीरुद्दीन जो थे वो उनका शासन चलता रहा करीब 1266 यानी कि 20 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया। पीछे से कह सकते हैं कि जो मेन रूल कौन कर रहा था, वो कर रहे थे गयासुद्दीन बलबन। अब जब डेथ हो जाती है नसीरुद्दीन मोहम्मद की, तो उस महमूद की, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रूलर बनता है वो बनते हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो 1266 में नसीरुद्दीन की डेथ हो जाती है। 1266 टू 86 यानी कि 20 ईयर्स जो है गयासुद्दीन बलबन जो है वो अपनी तरफ से रूल करते हैं, यानी कि 20 ईयर इनकी तरफ से, 20 ईयर इनकी तरफ से, टोटल 40 ईयर इनका शासन, बट माना जाएगा जब ये राजा बने तो 20 ईयर्स का शासन इनका था, ठीक है। तो 20 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। अब ये थे तो बहुत स्ट्रांग, बहुत एक्सपीरियंस्ड, इसी वजह से वो इसके पहले भी संभाल रहे थे, लेकिन इनके अंदर एक चीज थी कि इनका जो फेथ था वो किसमें था, डिवाइन किंगशिप। डिवाइन किंगशिप कि वो मानते थे कि जो राजा होता है वो ईश्वर होता है, उसकी बात सबको माननी चाहिए। और कहा जाता है इसी उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि मोनार्की आती गई, क्योंकि राजा का शासन ही पूरी तरह से मानते थे, इस वजह से मोनार्की आती गई, और इसी वजह से जो किंग था वो ऑटोक्रेटिक हो गया, यानी कि निरंकुश हो गया। जाहिर सी बात है, जहां भी पूरी तरह से मोनार्की होती है, राजतंत्र होता है, तो फिर वहां पर जो रूलर होता है वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, ठीक है। तो ये मोनार्की का जो फेथ था इसने इन्हें ऑटोक्रेटिक बना दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि अपनी जो चीजें रहती है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो इसी वजह से ये जो इनकी कह सकते हैं आर्मी थी उसे इन्होंने स्ट्रांग किया। अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया, जैसे इन्फेंट हो गए, कैवलरी हो गए, पैदल और घुड़सवार, तो उसको उन्होंने दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा बहुत सारे फोर्ट वगैरह जो थे वो इन्होंने बनवाए, स्ट्रेटेजिक प्लेस जो थे वो बनवाए, स्पाई सिस्टम जो था उसे बहुत मजबूत किया, जो जासूसी तंत्र था उसे मजबूत किया, नए और जासूसी तंत्र जो थे वो बनाए। जासूस लोग क्या करते हैं, आपको पता है राजा के शासन में इस तरीके से राजा जो है उनके जासूस हर जगह घूमते रहते हैं, कोई कहीं से अटैक ना करे, अंदर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है, वो सारी चीजें पता चल करते रहते हैं। तो इस तरीके का स्पाई सिस्टम जो था वो इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग सा बनाया। अब क्या था, जो यहाँ पर लॉलेसनेस एंड ऑर्डरनेस चीजें जो चल रही थी, गड़बड़ सारी चीजें चल रही थी, वो सारी चीजों की जगह ले ली किसने, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि अब यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही थी, साथ ही साथ सिक्योरिटी जो थी वो स्ट्रांग हो रही थी। तो जो चीजें ढीली ढाली चल रही थी अब उसकी जगह सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ने ले ली। गयासुद्दीन बलबन के ही टाइम में कुछ ट्राइब्स थे जो कि लोगों को लूटते थे, जो लोग मतलब रोड जो लोग जा रहे हो, ठीक है, यात्री वगैरह रहे हो, तो उनको वो लूटते थे। तो इनकी आर्मी जो थी इतनी स्ट्रांग होती जा रही थी, ये सारी चीजें जो मतलब बुराइयां जो चल रही थी उसको भी इन्होंने खत्म किया। ट्रेड और कॉमर्स में भी इन्होंने काफी कह सकते हैं प्रोग्रेस की, ठीक है, जिसकी वजह से किंगडम की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी वो यहाँ पर बढ़ती गई, ठीक है। इसके अलावा जो टर्किश नोबल्स थे, ठीक है, वो कभी कभी रेबल करते थे, आवाज उठाते थे, तो उनको भी इन्होंने मर्सिलेसली, मतलब ये कि उन्होंने निर्दयता पूर्वक, ठीक है, निर्दयता पूर्वक इनको भी सप्रेस कर दिया।
ठीक है, मतलब कि इनकी पावर को जिस तरीके से हो सकता था दबा सकते थे, उस तरीके से इन्होंने इसकी पावर को सप्रेस कर दिया। तुगरिल खान कौन था? बंगाल का गवर्नर था, जिसने कि क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया। किस लिए रिवॉल्ट कर दिया तुगरिल खान ने? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि राजा का शासन है, अलग अलग गवर्नर जो है वो बैठाए जाते हैं जो कि उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। अब तुगरिल खान जो थे, इनका रिवोल्ट इसलिए हो गया कि इन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंटली जो है शासन करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर दिया और अपने अकॉर्डिंग ये शासन करने लगे। इस दौरान जो गयासुद्दीन बलबन थे, ये 70 इयर्स के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको डिफीट किया। ये खुद उससे लड़ने गए और डिफीट किया। वहां पर जो तुगरिल खान, उनकी फैमिली एंड उनके बाकी और जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनको उन्होंने मरवा दिया। ठीक है, तो वो लोग जो थे वो मारे गए। बलबन नेवर लेफ्ट हिज कैपिटल। बलबन की टेरिटरीज जो थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी अपनी कैपिटल को छोड़कर वो कभी भी कहीं नहीं गए। गयासुद्दीन बलबन जो कि अपनी आर्मी को काफी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसा विश्वास था, या फिर कह सकते हैं उनकी सोच थी कि जो मंगोल हैं वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। मंगोल जो थे वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं बर्बर थे। ठीक है, वो ट्राइब्स थे, माना जाता है बहुत बर्बर ट्राइब थे। मतलब ये कि वो किसी को भी बहुत बुरी तरह से मारते थे। मारते तो थे बट वो बहुत बुरी तरह से मारते थे, उनके अंदर कोई दया वगैरह नहीं थी। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी जो थी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ किया। ठीक है, इसके अलावा इसी में एक काम इन्होंने और किया कि जो बॉर्डर स्टेट्स थे वहां पर अपने बेटों को गवर्नर बनाया। अब जैसे किसी और को गवर्नर बना देंगे तो क्या होगा? तो जैसे अभी तुगरिल खान उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, तो इसलिए इन्होंने जो बॉर्डर वाला एरिया था और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए वहां पर अपने बेटों को उन्होंने गवर्नर बनाया। इसके अलावा जो फोर्ट वगैरह थे, नए नए फोर्ट्स उन्होंने बनाए जिससे कि लोगों पे जो है नजर रखी जा सके। ठीक है, और इसके अलावा जो पुराने थे उनको रिपेयर करवाया, उसको दोबारा से बनवाया। अब इनकी एज तो काफी ज्यादा हो सकती थी, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी डेथ होगी। तो 70 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, तो बलबन की डेथ हो गई कब? 1286। ठीक है, क्योंकि इनका शासन भी आपने लोगों ने अभी पहले देखा था कि 1266 टू शासन इनका 86 था। तो 86 के बाद इनका शासन इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 1286 सी में इनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद गद्दी कौन संभाले? ठीक है, इनके जो सक्सेसर थे वो भी उतने ज्यादा काबिल नहीं कहे गए कि वो संभाल सकते हैं। तो आगे करीब 4 सालों तक इसी तरीके से उथल पुथल चलती रही और इसके बाद मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी जो थी उसका अंत हो गया। ठीक है, तो इनकी जो गयासुद्दीन बलबन थे, इनकी डेथ के 4 सालों के बाद दिल्ली सल्तनत जो थी वो यहाँ से खत्म हो गई, उसका अंत हो गया और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी जो है यानी कि खिलजी वंश उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।